हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल होंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये हमने लिए फ्रॉम डीसी पांडे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फेमस बुक है। वहां से हमने ये सारे न्यूमेरिकल्स उठाए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्शन करंट इन आइडियल केस थ्रू ए सर्किट इज 0 when charge on a capacitor is। इन्होंने पूछा है कि जो कंडक्शन करंट है आइडियल केस में जब किसी भी सर्किट के अंदर 0 है, तो मतलब कंडक्शन करंट तो इन्होंने दे दिया है 0। कंडक्शन करंट कितना दे दिया है 0। और इन्होंने पूछा है व्हेन चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज, तो कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा ताकि कंडक्शन करंट कितना बन जाए 0 बन जाए। तो देखो ये हमारे पास सर्किट हो गया। यहाँ पर ये क्या है, बैटरी या सेल हमने लगा दी है, की लगा दी है, और ये हमारे पास कैपेसिटर है। अब यहाँ पे वायर्स में से जितना करंट फ्लो हो रहा होता उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। अब यहाँ पे जो कंडक्शन करंट है इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये जो कैपेसिटर है हमारा फुली चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि फुल्ली चार्ज होने के बाद क्या होगा कि ना तो वो चार्ज को लेगा, जब यहाँ पे चार्ज गेन ही नहीं होंगे तो यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, मीन्स मैक्सिमम। व्हेन चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज मैक्सिमम, जब कैपेसिटर पे अगर कम चार्ज, मान लो शुरू में कोई चार्ज ही नहीं है, तो उस टाइम पे तो ये जो बैटरी होगी इसको चार्ज प्रोवाइड करेगी और ये चार्ज लेता जाएगा। अब कैपेसिटर का पेट पूरी तरह से फुल हो चुका, अब वो खाना नहीं ले सकता है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे जो ये सेल है ये इसको खाना प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और ये क्या है, पर्सन है जो खाना खा रहा है। कब तक खाएगा, जब तक इसका पेट नहीं भर जाता। जैसे इसका पेट भर गया इसने खाना बंद कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली जब जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यहाँ से ये बैटरी से चार्ज लेना बंद कर देगा और यहाँ से इसने चार्ज लेना बंद कर दिया, मीन्स कैपेसिटर के अंदर करंट बन गया 0। ठीक है, तो इस कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली है, बहुत फनी फनी एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले अपनी थ्योरी को क्लियर कर लेना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इन्होंने कहा है, स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन स्क्वायर प्लेट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा between square plate of side 1 centimeter of capacitor if electric field between the plates is changing at the rate of this much। इतनी बड़ी स्टेटमेंट। ठीक है, देखो इन्होंने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। सर्किट वही है, कैपेसिटर है, यहाँ पे सेल या फिर कोई बैटरी लगा दी है, की है, ये होगा। यहाँ पे वायर्स में होता है कंडक्शन करंट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी उस चेंजिंग की वजह से आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम बदल गया है, सिर्फ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वही हमें बताना है। और हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट वर्ड है पर सेकंड का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इसके यूनिट थे वोल्ट पर मीटर, बट अभी हमारे पास है टाइम के साथ, तो मतलब टाइम के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, और जो स्क्वायर प्लेट है उसकी एक साइड है, मीन्स यहाँ पे जो ये प्लेट है ये इस तरह की एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी एक साइड इन्होंने दे दी 1 सेंटीमीटर की। ये वाली साइड भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर
स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है या फिर क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, कैसे होता है देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 को साइड ले जाओ, 10⁻⁻² मीटर। अगर स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मीन्स यहाँ पे एरिया हमारे पास आ गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमारे पास था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। क्लियर है? ये हमने थ्योरी में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहां से ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आता है ये फाई ई क्या है। फाई ई है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया, मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब जो प्लेट है, जैसे यही पेज हो गया, ये पेज अगर हमने एक बार रख दिया तो क्या ये पेज अपने आप छोटा बड़ा होगा? नहीं होगा। तो दैट मीन्स एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है। एक बार अगर हमने 2 प्लेट्स लिए, 2 कैपेसिटर मतलब 2 प्लेट इस तरह से रख दी, तो ये एज इट इज रखी रहेंगी। तो मतलब एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया को बाहर ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई अंदर। अब क्या था, वैल्यू पुट कर दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना है हमारे पास, 10⁻⁻4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 3 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ गया, सॉल्व कर दो इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई। .2 इंटू 10⁻⁻, कितना होगा यहाँ पे देखो, -12 -4 -16 और +6। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया 26.55 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। तो अभी आंसर मैच करो। हमारे पास आंसर 10⁻10 में नहीं है, 9 में है। 9 में है तो इसको सोल्व कर दो। ठीक है, 6 का क्या बन जाएगा राउंड ऑफ करके, 7, और यहाँ पे कितना आ गया, -9 एम्पियर। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर आ गया ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, फॉर्मूला बेस्ड था। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एन LCR रेजोनेंट सर्किट कंटेन्स ए 200 पिकोफैराड कैपेसिटर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक LC सर्किट है, LC सर्किट, जिसमें L इंडक्टर है, C कैपेसिटर भी है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू दे दी 200 पिकोफैराड और इंडक्टर L की वैल्यू दे दी 100 माइक्रो हेनरी। हेनरी L की यूनिट क्या होती है, हेनरी। इट इज सेट इन टू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के अंदर रख दिया। ऑसिलेशन मतलब इस तरह से उसके अंदर जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती रहेगी, लेफ्ट राइट मीन्स आर्मी वाला लेफ्ट राइट नहीं, मीन्स इंडक्टर के अंदर इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में, फिर से कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर के अंदर, इस तरह से ऑसिलेट होती रहेगी। ठीक है, द लैम्डा ऑफ रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, मीन्स लैम्डा बताओ अब कितना होगा, बताओ कितना होगा लैम्डा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑसिलेशंस हो रही है तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता था ऑसिलेशन से रिलेटेड। फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहां से जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता था, c/λ। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती थी, स्पीड बाई वेवलेंथ। ठीक है, अब हमें चाहिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को उस साइड ले जाओ लैम्डा और इस टर्म को इस साइड ले आओ, c इंटू 2π√LC। अब देखो यहां पर हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, लैम्डा।
क्या दिया है, सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, सी क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ध्यान रखना। ये है कैपेसिटेंस और ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो कैपेसिटेंस को सी डैश से दिखा लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सी इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ 2, पाई की वैल्यू 22/7 और अंडर रूट एल की वैल्यू 100 माइक्रो 10⁻⁻6, सी की वैल्यू 200 पिको 10⁻⁻12। ये आ गई लेमडा की वैल्यू। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेना, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 266 मीटर, 266 मीटर। तो वेवलेंथ निकल गई सिंपल से फॉर्मूले से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा हो गई तो हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखो। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दिया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। सिंपली ई हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ पे क्या चीज डिपेंड नहीं करती है। हमारे पास ऑप्शन दिया, देखो के दिया है, ओमेगा दिया है, के बाई ओमेगा दिया है और के ओमेगा दिया। अब देखो, अब जब के होता है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो न्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा। हमें वो टर्म बतानी जिसमें लैम्डा ना हो। अब इसमें तो लैम्डा आ गया तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी लैम्डा आ गया तो मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये देखो के मीन्स 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई सी और लैम्डा गया ऊपर, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आ गया 1 बाई सी। अब सी में तो लैम्डा है नहीं, सी तो एक कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, तो मतलब ऑप्शन ये हो सकता है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, के ओमेगा, के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ओमेगा 2 पाई बाई सी लैम्डा, ठीक है। हमें तो लैम्डा नहीं चाहिए बट यहाँ पे तो लैम्डा स्केयर आ गया, तो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता और हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बैंगन चोर कॉन्सेप्ट, जो हमने थ्योरी में स्टडी किया था ना बैंगन चोर कॉन्सेप्ट, तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज इक्वल टू, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली देखो हमारे पास कुछ टर्म्स है बी नॉट ई नॉट और एक साइड में है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। सिंपली हमने एक बैंगन चोर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बैंगन चोर, इसकी जो वीडियो थी थ्योरी थी उसका जो लिंक है आई बटन में मिल जाएगा। अब यहां से देखो बैंगन चोर मीन्स बैंगन फॉर बी, नॉट चोर फॉर सी, और ये किसके इक्वल था ई, ए बैंगन चोर, ठीक है। ई वर्ड से ही हो गया ए बैंगन चोर ई, तो यहां से ये फॉर्मूला होता था ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी। अब हमारे पास यहां से हमने देखा था कि सी किसके इक्वल होता है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता था। अब यहां से इसके इक्वल हो गया, तो सी की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या आ गई, ई नॉट बाई बी नॉट। अब देखो दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर करने के बाद आ गया ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन मैच करो, अब ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में बी नॉट बाई ई नॉट, मतलब पलट दो इस टर्म को, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसका सिर ऊपर कर दो और पैर नीचे कर दो, सिंपल, ठीक है। इसी तरह इसके पैर पहले नीचे, अब इसके पैर ऊपर कर दो और सिर नीचे कर दो, सिर शासन करवा दो इनको, ठीक है, हो गया। और हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आएगा, इन एन apparatus the electric field was found to oscillate with an amplitude of, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 18 वोल्ट पर मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, बताओ कितना होगा। देखो सिंपल, अभी तो हमने बेंगन चोर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो देखो बहुत काम का कॉन्सेप्ट है बेंगन चोर कॉन्सेप्ट, बहुत सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो E इज इक्वल टू बेंगन चोर B C, हमें तो चाहिए B, तो B इज इक्वल टू E बाई C। वैसे यहाँ पे होता है B नॉट और E नॉट, मीन वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यू अगर दी हो तो उसको पीक में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4th यूनिट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से RMS वैल्यू को हम पीक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्रयोग पड़ता है, अगर दोनों साइड करते हैं E नॉट और B नॉट, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड ही हो जाएगा। तो E नॉट की डायरेक्ट वैल्यू लिख लो 18 और C कितना होता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, तो यहाँ से B कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कुछ आया, सॉरी गलती हो गई हमसे, ये कितना आएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, छोटी छोटी गलती नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो RMS वैल्यू, अभी ये जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे थे ना B नॉट और E नॉट वाला, इसको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, RMS, इंपॉर्टेंट वर्ड है RMS, ठीक है, और वो कितना है 720 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, द एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, कितना होगा। ठीक है, एवरेज मतलब बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। देखो अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। यहाँ पे देखो अगर तो वो बोल देते कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे 1/2 की जगह आ जाता 1/4। अभी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 1/2, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें हाफ कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और हाफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2, इसलिए अब देखो 1/2 E नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। अब ट्रिक आती है यहाँ पे, E नोट चाहिए और हमारे पास तो है ERMS, तो वही हमने 4th यूनिट में स्टडी किया, तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई √2। सिंपल, स्टडी कर चुके हम 4th यूनिट के अंदर, जो अल्टरनेटिंग करंट वाली यूनिट है वहां पे, तो वहां से ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया। अभी हमें चाहिए E नोट, तो E नोट आ गया ERMS। ERMS कितना है 720 √2, पुट कर दो यहाँ पे। E नोट का स्क्वायर है, E नोट का स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, तो 720 √2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसको सिंपली सॉल्व करो तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, निकाल सकते हो। आई थिंक बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, बोर भी नहीं होगे, करते रहो कैलकुलेट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 4.58 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 जूल पर मीटर क्यूब। हम करेक्ट है, ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो ध्यान रखना है कि जो RMS वैल्यू दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर पीक वैल्यू दी है, वहीं से हमें हिंट मिलेगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं।
बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थ्योरी क्लियर करो, थ्योरी क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आते ना तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है न्यूमेरिकल सोल्व करने की। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जब हम किसी चीज को, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, हम क्या करेंगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, वो चीज आपको मिल जाती है। वही शाहरुख खान वाला डायलॉग कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाएगी। तो सेम वही सिचुएशन है, अगर कोई चीज नहीं आती तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देख के ये बोलना शुरू कर दो, आई लव फिजिक्स, आई लव फिजिक्स। जितना ज्यादा बोलोगे ना सच्ची में न्यूमेरिकल इजी लगने लग जाएंगे। बट फील करना इस चीज को कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। सारे न्यूमेरिकल किसी को नहीं आते हैं, ठीक है, हमें धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ती है कि आ जाएंगे। टीचर्स भी सारे नहीं सोल्व कर पाते हैं, ठीक है, आइंस्टीन कोई नहीं होते। तो बस कोशिश करो, डरो मत न्यूमेरिकल से, सोचो कि हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। ये तो बहुत इजी है। अगर किसी बंदे ने इनको बना दिया, क्या हम सोल्व नहीं कर सकते? क्या हम इनको समझ के सोल्व नहीं कर सकते हैं? ठीक है, बिना समझे सोल्व ना भी हो लेकिन समझ के तो सोल्व कर सकते हैं। तो यही फंडा है, ठीक है। चलो बहुत होगी बकवास, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरीज विद टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2 वोल्ट पर मीटर, प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? ये मैग्नेटिक फील्ड की है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और फॉर्मूला आ गया था 1/2। बट अगर हमसे पूछा जाए एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला शुरू होगा 1/4 से। यहाँ पे आई बटन के अंदर जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट वीडियो थी वहां से स्टडी कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? B0 का स्क्वायर डिवाइड बाई μ0। सिंपली वैल्यू पुट करो, B0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बैंगन चोर कॉन्सेप्ट आ गया ना दोबारा से, बैंगन चोर कॉन्सेप्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा? बैंगन चोर कॉन्सेप्ट क्या था? E इज इक्वल टू सिंपली B0C, ठीक है, E0 इज इक्वल टू B0C। तो यहाँ पे B0 की जगह क्या आ जाएगा? E0C। B0 की जगह आ जाएगा E0 डिवाइड बाई C। अब B0 का स्क्वायर है तो E0 बाई C का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 μ0, सिंपल। तो यहां से क्या बन गया? E0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 μ0 C स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज को पुट करो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसको ऑप्शन नंबर बी। सिंपली E0 दिया है हमारे पास 2, तो यहाँ पे E0 का स्क्वायर मीन्स 4 आ गया। 4 μ0 की वैल्यू हमारे पास होती है, कितनी होती है? भूल गए? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। सी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी दे दी है, इंटेंसिटी 0.5 वाट पर मीटर स्क्वायर आर स्ट्राइकिंग ऑन ए मेटल प्लेट, द प्रेशर इज रेडिएशन प्रेशर। थ्योरी के अंदर हमने स्टडी किया था रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, तो वही यूज होने वाला है। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? 2I/C, I फॉर इंटेंसिटी। तो अभी हमारे पास सारी चीजें अभी हम निकाल लेंगे। I की वैल्यू 0.5, C की वैल्यू 3 × 10⁸, सिंपल। पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे क्या बन गया? 3 × 10 30, 6 3, तो कितना आ गया? 1/3 × 10⁸। 1/3 मीन्स 0.33 × 10⁻⁻8। ऊपर जाएगा तो -8। ऑप्शन मैच करो, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व हो गया। प्रेशर था तो प्रेशर की यूनिट होगी पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 9th यूनिट भी हो गई। अब न्यूमेरिकल्स हो गए बोर, तो हम थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। बहुत इजी सी थ्योरी, तो स्टडी करो। 10th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मैक्सिमम वेवलेंथ?
कौन सी वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? तो हमने ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बहुत ही अच्छी सी ट्रिक देखी थी कि राम से सेड आई लव यू अक्षरा जी, ठीक है। वहीं से देखो, जब हम राम सेड आई लव यू अक्षरा जी नीचे की तरफ जाते तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो मतलब वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। जब हम नीचे की तरफ गए, ये देखो राम सेड आई लव यू अक्षरा जी, ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ बढ़ी तो ऊपर की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर नीचे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ऊपर तो वेवलेंथ बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, विलन है एक दूसरे की, तो ऊपर वेवलेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव्स की, मीन्स राम के आर की, रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग? जैसे आज ठंडी बहुत है, ठीक है, अब ये ठंडी कितने दिन आने वाली है? वेदर फोरकास्टिंग होगी, कब बारिश होने वाली है। तो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हम कौन सी रेज यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेज, ठीक है। मीन्स जैसे सर्दी का मौसम आज, तो हम फ्रा वाले कपड़े पहनते हैं, फर वाले मीन्स वो जो होते हैं ना, फर लगा होता है, जो बहुत वुलन के होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, तो उस टाइप के कपड़े हम पहनते। तो ध्यान रख लेना, वेदर फोरकास्टिंग से क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड रेज, इंफ्रा फर वाले, इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये पेज रहता है अभी 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, वेव विच कांट ट्रेवल इन वैक्यूम? वैक्यूम के अंदर कौन सी रेज ट्रेवल नहीं कर सकती है? तो कौन सी रेज नहीं कर सकती? एक्स रेज कर सकती है, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सारी की सारी ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में भी और मैटर में भी, ठीक है। तो एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर सकती। इंफ्रासोनिक, इंफ्रारेड क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट इंफ्रासोनिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये मीडियम के अंदर ट्रैवल करती, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12वीं का ऑप्शन नंबर बी। 13th क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ड्यू टू? हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, किसकी वजह से होती है? दो पार्टनर्स की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्टनर और मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्टनर। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय? किसके द्वारा इन्वेस्टिगेटेड किया जाता है? सीआईडी के द्वारा, ठीक है। नहीं, सॉलिड का स्ट्रक्चर पूछा है यहाँ पे, तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कौन इन्वेस्टिगेट करता है? एक्स रेज। ये बोलते हैं ना कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू, ठीक है, तो वहां से याद रख लेना कोई भी एक्स वैल्यू को अगर हमें नहीं पता होता हम क्या मानते हैं? लेट दिस टर्म इज एक्स। तो यहाँ पे भी वही है, इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब हमें नहीं पता कि ये काम किसने किया, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तो मतलब मानते चलेंगे लेट दिस टर्म इज एक्स, तो वहां से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 14th का एक्स रेज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक्स रेज। द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू कुक फूड, सबको पता है ओवन के अंदर हम क्या करते हैं? फूड को कुक करते हैं, तो माइक्रोवेव का यूज होगा कहाँ पे? फॉर कुकिंग फूड। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट और रहते हैं हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन, इजी से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये मेडिकल एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी पांडे से। तो देखो, ए लीफ विच कंटेन्स ओनली ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, एक पत्ता है हमारे पास, ठीक है, ये पत्ता है, हमें पता है ये कैसा है? ग्रीन है, क्लियर। अब ये जब ये ग्रीन लीफ है और इसके ऊपर हम एक लेजर लाइट फॉल करवा रहे, कौन सी लाइट फॉल करवा रहे? लेजर लाइट। मान लेते हैं कि वो जो लेजर लाइट है वो रेड कलर की है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेड कलर की एक लेजर लाइट को हमने फॉल करवाया है, जिसकी वेवलेंथ भी इन्होंने दी है। तो जैसे ही हम लेजर लाइट को इस लाइट के ऊपर, लीफ के ऊपर फॉल करवाएंगे, तो ये जो लीफ है हमें कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे देखो, जो ग्रीन लीव्स के अंदर पिगमेंट होते हैं, ठीक है, पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, वो लेजर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, खा जाएंगे। पत्ते क्या करते हैं? लेजर लाइट को खा जाते हैं। खा जाने के बाद जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देंगे, ठीक है। तो मीन्स
ग्रीन और रेड दोनों का मिक्सचर क्या बन जाता है, ब्लैक। ठीक है, तो मतलब जब एक हरा पत्ता होता है ना, उस पर रेड लाइट फॉल करवा के देखना, वो ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का, 15वें क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया था डी, 15th का डी और 16th का हमारे पास ए। 17th क्वेश्चन का, विच रेडिएशंस आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एक्ट, मीन्स अगर हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा पेन हो जाए तो उसके लिए हम कौन सी वेव्स का यूज करते, कौन सी रेडिएशंस का यूज करते। देखो मसल्स हो जाती है तो घरेलू उपाय क्या होता है, अगर किसी के स्टमक में पेन हो जाता है, स्टमक में पेन होने के बाद ये बोलते हैं कि जो वाटर पोट होता है, एक प्लास्टिक का बैग आता है, तो उसके अंदर पानी डाल के और उसकी सिकाई कर लो, या फिर कपड़े से उसकी सिकाई कर लो, कपड़ा गर्म करो और सिकाई कर लो। अगर हमारे हेडेक होता है तो बाम लगाते हैं, झंडू बाम वाला गाना याद है ना, झंडू बाम हुई, तो वहां से झंडू बाम लगा लेते हैं, वहां से क्या मिलती है हमें, जलन होती है, तो हीट मिलती है और ठीक हो जाती है। तो एक तरह से अगर मसल्स में पेन होता है तो उस मसल्स के पेन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको गर्माहट देते हैं, तो गर्मी देते हैं, और सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रेज गर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इंफ्रारेड रेज। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम डिपेंड ऑन, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट अभी तक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि एक वो मीडियम, आइसो मीन्स सेम, जो उसकी प्रॉपर्टीज है हर एक डायरेक्शन में सेम हो गई। आइसोट्रोपिक का मतलब हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। तो आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, तो लाइट की स्पीड का तो फॉर्मूला यही है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती, फ्रीक्वेंसी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ, जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बिल्कुल नन ऑफ दीज भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ होता तो हमारा आंसर आता वेवलेंथ। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत इजी न्यूमेरिकल्स। थ्योरी हमने स्टडी कर लिया, और जिसने थ्योरी नहीं समझी है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, स्टडी कर लेना। और नेक्स्ट यूनिट हमारी चल ही रही है, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर।